नमस्कार दोस्तों, कैरियर फैक्टम के डेली अपडेट में आपका स्वागत है। तो आप देख रहे होंगे कि अभी DFCCIL का एक वैकेंसी आया है 535 पोस्ट के लिए, अलग अलग पोस्ट पे। तो उसमें देखिए काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि इसमें अप्लाई करें या ना करें, क्या ये प्राइवेट है या सरकारी है, इसमें सैलरी क्या मिलती है, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। तो इस तरह की बातें आ रही है सुनने में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि आप गूगल में सर्च कर लेंगे DFCCIL, उसके वेबसाइट पे चले जाएंगे और उसमें करियर के सेक्शन में ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट में चले जाएंगे। ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट पे क्लिक जैसे किया मैंने, तो देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है खुलने में, अभी खुल जाएगा। इसमें यहाँ देखिए एक एडवर्टाइजमेंट आया है 01DR23, तो इसको हम खोलते हैं। तो देखिए ये है इसका नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में को हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, कैसे इसकी स्थापना हुई। तो देखिए इसकी वैकेंसी 2018 में सबसे पहले आई और 2017 में शायद इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। 2018 में इसके आई और उसके बाद 2021 में, उसके बाद अभी तीसरी बार वैकेंसी इसकी आ रही है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये भारत सरकार का उपक्रम है, जैसे कि ONGC है ना, ONGC, जैसे कि आपका NTPC जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए, तो भारत सरकार का उपक्रम है। सब कुछ भारत सरकार मेंटेन करती है, उसमें प्राइवेट कंपनी के सहयोग से भी काम करती है ताकि काम ठीक ढंग से हो, वो भी मैनेज करती है। और उसके बाद जैसे कि इंडियन ऑयल है, तो इस तरह का भारत सरकार का काफ़ी भेल है। तो इसी तरह का DFCCIL बनाया गया, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम। इसमें लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज, ठीक है। तो इसमें जो भी पेमेंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा कह सकते हैं। तो उसके बाद रहने वहने के लिए भी बढ़िया क्वार्टर दिया जाता है। और उसके बाद आपका जिस स्टेशन पे, तो ये जो है जैसे कि रेल का माल ढोने के लिए जो आवाजाही है, उसको एक अलग जोन बनाया जा रहा है, धीरे धीरे करके अलग पटरी बनाई जा रही है उस पर। तो अभी जहाँ चल रही है, जहाँ जहाँ स्टेशन के पास का ऑफिस है और सब कुछ मैनेज करना होता है, कार्गो पार्सल जो भी बिजनेस वाला पार्सल आता है, मालगाड़ी, तो उसमें जैसे जिसकी ड्यूटी पड़ती है उस तरह का काम होता है। तो देख लेते हैं कि जैसे कि इसमें देखिए यहाँ लिख दिया है कि डेट ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 20 तारीख से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और 8:16 हावर्स मतलब 4 बजे से, और ये 19/6 तक, 19 जून तक इसकी वैकेंसी होगी। 23:45 मतलब 11:15 बजे तक। और देख लेते हैं डेट्स ऑफ ओपनिंग विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए 26/6 जैसे 19 तक फॉर्म भराएगा, 19 से 19 जून तक, और 26/6 से 30 मतलब 4 दिन का ये टाइम रहेगा आपका करेक्शन के लिए, कोई गड़बड़े हो गया तो ठीक है। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर फर्स्ट CBT फर्स्ट एग्जाम जो होगा 2 अगस्त के 2023 में, और दिसंबर 2023 में इसका CBT 2 हो जाएगा। और उसके बाद टेंटेटिव कंप्यूटर बेस्ड, अगर देखिए इसमें जो अभी वैकेंसी निकली है सब में ये CBAT नहीं है, तो मार्च 24 में ये हो जाएगा, जिसका इसका भी है। तो आगे देख लेते हैं, पहले पोस्ट की जानकारी ले लेते हैं, कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी निकली है। तो पहले एग्जीक्यूटिव सिविल एग्जीक्यूटिव में देखिए इसमें डिप्लोमा अगर आपने किया है, पॉलिटेक्निक जिसको बोलते हैं, सिविल इंजीनियरिंग 3 साल का, तो आपको 50 ये पोस्ट के लिए आया है। तो 50 पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कैटेगरी वाइज भी दे सकते हैं, UR के लिए 24, SC के लिए 5 और ST के लिए 3। देखिए इसका कट ऑफ का भी जानकारी हम लोग देंगे लास्ट में। तो सबसे पहले पोस्ट डिटेल्स आगे देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इलेक्ट्रिकल के लिए यही है कि अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है 3 साल का, या तो आप BTech वाले भी भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें कंपनी पेमेंट काफ़ी ज़्यादा है। और देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट वैकेंसी 235। देखिए इसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन के जो भी बच्चे हैं जिसका मिनिमम 60% मार्क्स है वो भर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 34 पोस्ट है इसमें। और आगे देखते हैं, आगे है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में जैसे कि बैचलर डिग्री आपने कॉमर्स से किया है, तो कॉमर्स से BCom जिसको बोलते हैं, तो इसमें लेकिन हाँ देखिए हर चीज़ में दिया गया है कि कम से कम आपका नंबर जो है 60% हो, तभी आप भर सकते हैं। आगे जो है ह्यूमन रिसोर्स में आपने BBA किया है, BMS किया है, तो आप इसमें भर सकते हैं। इसमें देखिए इसका जो 19 पोस्ट है OBC के लिए 5, UR के लिए 10, SC के लिए 2 और ST के लिए 1 और EWS के लिए 1। EWS को अलग लिखा गया है।
आगे देख लेते हैं आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ओबीसी के लिए 1 और उसके बाद यूआर के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 भी नहीं है सीट इसमें। तो टोटल जो है 6 पोस्ट ऑफ वैकेंसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीसीए और 3 ईयर जैसे कि पॉलिटेक्निक है आईटी से किसी ने किया है तो उसमें आप भर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव। देखिए वो था एग्जीक्यूटिव, यहाँ तक था एग्जीक्यूटिव, उसका सैलरी ज़्यादा होता है। और जूनियर एग्जीक्यूटिव देखिए यहाँ स्केल लिखा हुआ है, स्केल 25,000 से 68,000 तक N5 लेवल। हाँ आईडीए पे स्केल अभी देख लेते हैं। जैसे इसका पे स्केल इसे 25,000 से इसका स्टार्टिंग था। देखिए यहाँ लिखा हुआ 30,000 से 1,20,000 तक। हाँ E0 लेवल। तो ये इसका काफ़ी होता है। अगर आप स्टार्टिंग में भी ज्वाइन करेंगे तो कम से कम 45,000 आपको सैलरी से स्टार्टिंग होगी इसके। इन हैंड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं हम लोग जूनियर वाला जूनियर एग्जीक्यूटिव। देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव में जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए हम लोग 24 पोस्ट है। और जैसे कि इसमें मेट्रिकुलेशन 60% कम से कम होना चाहिए, 60% से कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ITI अगर आपने किया है इलेक्ट्रिकल से तो आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है, आगे है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन के लिए मेट्रिकुलेशन विद 60% और उसके बाद NCVT से ITI आपने किया हो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल के लिए, पावर इलेक्ट्रिकल के लिए, तो आप इसमें भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है मैकेनिकल के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव 9 पोस्ट का। तो इसमें हाँ वही है 10th का आप 60% मार्क के साथ, उसके बाद ITI आपने NCVT से किया हो मैकेनिकल से। आगे हाँ यहाँ तक हो गया, ख़त्म हो गया। अब देखते हैं आगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है और इसका एज क्राइटेरिया क्या है। तो जैसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन के बारे में इसमें दिया गया है कि देखिए एप्लीकेशन शुड प्रोसेस द एसेशनल क्वालिफिकेशन ऑन क्लोजिंग डेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अपीयरिंग कैंडिडेट्स अवेटिंग फाइनल रिजल्ट, प्रिस्क्राइब एजुकेशन ऑन क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। देखिए अगर आपका कोई अपीयरिंग है, आपका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप नहीं भर सकते हैं उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा डिग्री कोर्स इज प्रिस्क्राइब पोस्ट इन द थ्रू रिकॉग्नाइज लेटरल एंट्री स्कीम कैन आल्सो अप्लाई। ठीक है, तो आप इसमें कर सकते हैं। आगे देखते हैं कैंडिडेट BA BTech ME ड्यूअल इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन कंसिडर्ड एसेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ BE BTech रिलेवेंट डिसिप्लिन प्रिस्क्राइब इफ कैंडिडेट हैव परस्यू इंटीग्रेटेड BE BTech ME MTech। ठीक है, प्रोग्राम अवेटेड डिग्री BE BTech ME। हाँ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिसाइडिंग हाँ तो इसके लिए डिसाइड किया जाएगा। तो BBA प्लस MBA ड्यूअल डिग्री डिसिप्लिन आल्सो भी कंसिडर फॉर द पोस्ट वेयर एसेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ BBA ऑफ। देखिए आप MBA भी किए हैं तो वो भी डाल सकते हैं आप। इफ कैंडिडेट परस्यू इंटीग्रेटेड MBA कैन आल्सो अपेटेड टू डिग्री सेपरेट डिग्री CGPA by the candidate BBA also candidate determined the eligibility candidate if a single degree MBA awaited the candidates end of MBA program then marks of obtained by the candidate end of the। अगर आपने MBA भी किया है BBA नहीं किया है आगे जाके तो आप भर सकते हैं। ठीक है, 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री कैन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पोस्ट क्वालिफिकेशन के डिटेल्स में। अभी ITI का वही दिया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग नीचे और क्या क्या दिया है। देखिए इसमें बहुत तरह की बात। सब पहले एज देख लेते हैं। देखिए 1 जुलाई 2023 के अनुसार एज लिया जा रहा है 18 से 30 वर्ष। उसके बाद जो भी कैटेगरी वाइज SC ST का 5 ईयर्स है यहाँ, और उसके बाद OBC का 3 साल है, और उसके बाद 10 ईयर्स है। PWD कैंडिडेट्स 12 से 15 एंड 13 अगर आप फिजिकली हैंडिकेप्टेड हैं और SC ST OBCL हैं। तो SC ST हैं आप फिजिकल हैंडिकेप्टेड हैं तो आपको 15 साल, अगर OBC में है तो आपको 13 साल का छूट दिया जाएगा। ठीक है, फॉर एक्सपायर सर्विस में वी एक्सटेंड द सर्विस रेंडर्ड प्लस 3 ईयर्स प्रोवाइडेड बाय द। देखिए एक्सपायर सर्विसमैन का जो भी है उसके अनुसार, और अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेड बाय 8 ईयर्स रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ
देखिए DFCCIL का रेगुलर एम्प्लॉय है तो उसको 8 साल की छूट मिल जाएगी मैक्सिमम। अपर एज ऑफ एप्लीकेंट हु शुड नॉट एक्सीड 56 ईयर्स इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबल इलेक्शन। ठीक है, मैक्सिमम एज ऑफ एप्लीकेंट शुड नॉट भी 56 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ फीडबैक एंड डेट ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुड भी सेम एज रिकॉर्डेड मैट्रिक। हाँ ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ जो रिकॉग्नाइज किया जाएगा वही जो आपका 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में लिखा होगा उसके अनुसार से। रिलैक्सेशन एज वही कैटेगरी वाइज आपको दिया जाएगा। ठीक है, वर्टिकल रिजर्वेशन इसमें कम्युनिटी वाइज तो इसका तो कोई ये नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग OBC NCL EWS सबके बारे में लिखा गया है। तो आगे जो काम की बातें हम लोग देख लेते हैं। सबके बारे में, जैसे एक्सपायर सर्विसमैन के बारे में लिखा गया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, पर्क्स एंड अलाउंस देखिए क्या है कि इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग सर्विस एग्रीमेंट पर्क्स एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंटाइटल्ड रेम्यूनरेशन कॉस्टिंग ऑफ बेसिक पे DA HRA। ठीक है, होम रेंट्स और DA हो गया आपका महंगाई भत्ता बेसिक पे। ठीक है, अलाउंस कैफेटेरिया अप्रोच इन एडिशन दे इंटाइटल लाइब्रेरी मेडिकल फैसिलिटी ग्रेजुअल लीव इनकस्टमेंट। ठीक है, तो इनकस्टमेंट सब कुछ इसमें दिया जा रहा है। तो ये ऐसे नहीं बोल सकते हैं गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो पैसा भी बढ़िया है, फैसिलिटी भी बढ़िया है। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग डिटेल्स ऑफ DFCCIL यूनिट्स अलॉन्ग विद इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ स्टेशन एट द एनेक्स 3। मतलब इसमें दिया हुआ है स्टेशन का लिस्ट कि कहाँ कहाँ इसका DFCCIL का सेवा है दिया हुआ। तो नीचे हम लोग दिखाएंगे करियर पर्सपेक्टिव सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव promising opportunity for the promotion higher grades as a promotion of policy company amended time to time। मतलब टाइम टू टाइम जो भी इन्होंने रूल बनाया उसके अनुसार आपका प्रमोशन होगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं कैंडिडेट हु हैव एग्जीक्यूट सर्विस बॉन्ड एज पर DF। देखिए इसमें सर्विस बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन कर लिए इसके ट्रेनिंग में हिस्सेदारी ले लिए तो उसके बाद अगर आपका किसी और चीज़ में सिलेक्शन हो गया तो आप छोड़ के भाग जाएंगे। तो ट्रेनिंग का खर्च इसका जो है जो भी लगभग 1 से 1.5 लाख रुपये होता है सबका, तो उसका बॉन्ड भरवाते हैं। तो 2 से 3 साल का ये लोग रखते हैं कि 2 से 3 साल तक नौकरी कीजिए हमारे यहाँ, और नहीं तो अगर आप उसके बीच में जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग का जो खर्च 1 से 1.5 लाख रुपया है वो आपको इसको रिटर्न करना पड़ेगा, इसको जमा करना पड़ेगा, तभी आप छोड़ के जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। तो देख लेते हैं कि किस में कौन कौन सा एग्जाम, जैसे एग्जीक्यूटिव सिविल का है तो इसमें आपको CBT 1 होगा, CBT 2 भी होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ये नहीं होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। आगे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में भी सेम है। ठीक है, यहाँ इसमें CBT नहीं, ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा, उसके बाद और सब कुछ होगा। जैसे ऑपरेशन बिजनेस डेवलपमेंट में सारा होगा, इसमें बिजनेस डेवलपमेंट में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा और उसके बाद बाकी किसी में नहीं। तो एक इसमें बिजनेस वाले में सिर्फ लिया जा रहा है। ठीक है, और किसी में नहीं लिया जा रहा है। तो आगे देखते हैं। अगर इसे डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देयर शेल बी 2 स्टेज में लिया जाएगा, CBT 1 एंड CBT 2। तो एग्जाम 2 ही, उसके बाद आगे वो जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाए नेगेटिव मार्किंग सोल साइड भी बोथ। देखिए दोनों में नेगेटिव मार्किंग रहेंगे एज सच एज 1 4 मार्क्स अलाउड फॉर ईच क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड एज ईच रॉन्ग आंसर। मतलब एक गलत होने पर 1 4 आपको काट लिया जाएगा, मतलब कि 4 अगर गलत हो जाएंगे तो 1 नंबर आपको काट लिया जाएगा। फर्स्ट CBT विल बी स्क्रीनिंग नेचर। स्क्रीनिंग नेचर का होगा द स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर फर्स्ट शैल बी यूज शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट। मतलब कि नॉर्मलाइज स्कोर होगा, मतलब ज़्यादा अगर आप नेगेटिव करते हैं तो उसका आपका नंबर घट भी सकता है, अगर ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहेगा तो आपका उसके अनुसार से बढ़ेगा नंबर। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस विल बी एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। ठीक है, आगे देख लेते हैं सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 20 टाइम। देखिए दो सेकेंड स्टेज का CBT टेस्ट होगा, उसमें 20 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 8 गुना। इसमें जो होगा जिसका एक ही का उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले का था तो उसमें 8 गुना लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल इक्वल टू नंबर ऑफ कम्युनिटी वाइज वैकेंसी नोटिफाइड एज मेरिट। तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर छांट के उतना ही कर दिया जितना इसको चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि CBT 1 का क्या रहेगा सिलेबस। CBT 1 का देख लीजिए, मैथ रहेगा 30 नंबर का,
हाँ, उसके बाद जनरल अवेयरनेस जो करंट जिसको बोलते हैं वो 15 नंबर का रहेगा, और उसके बाद जनरल साइंस जिसको बोलते हैं वो रहेगा 15 नंबर का। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग 30 नंबर का, मतलब 30 नंबर का मैथ रीजनिंग होगा 60 नंबर। उसके बाद ये देखिए 10 नंबर का रेलवे और DFCCIL के बारे में पूछा जाएगा आपको, फ्रंट कॉरिडोर के बारे में। उसके बाद 15 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस हो ही गया, और उसके बाद साइंस 15 नंबर का, तो 100 नंबर हो गए। तो 100 नंबर में कट ऑफ जैसे कि पिछले हम लोग देख पा रहे हैं, कम से कम जो 60-70% नंबर ले आया है काट छाँट के, तो उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। तो आगे देखते हैं CBT 2 के बारे में। देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% UR और EWS के लिए, और OBC NCL और SC के लिए 30% और ST के लिए 25% कम से कम नंबर लाना होगा, ठीक है, तभी आप पास करेंगे। तो आगे देख लेते हैं। 2% का रिलैक्सेशन इसमें बता रहा है कि जो फिजिकल हैंडिकैप्टेड वाले होंगे उसको दिया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अप्लाई किया जाएगा। आगे देखते हैं। इसे बाद में जैसे ऑब्जेक्शन करते हैं तो 100 रुपया पर क्वेश्चन के अनुसार आपको चार्ज किया जाएगा, ऑब्जेक्शन अगर आप करते हैं तो। आगे देखते हैं। हाँ, CBT 2 का इसमें दिया हुआ है सिलेबस कि उसका कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे CBT 1 में अगर आप पास कर जाते हैं तो CBT 2 में क्या डिफ़िकल्टीज आपको का सामना करना पड़ेगा, आगे देखते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन सिटी जैसे इसमें दिया गया है तो इसमें आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सिटी है, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, ठीक है। तो सबका जैसे पटना भी है, उसके बाद UP का भी लखनऊ है, कोलकाता, कानपुर, तो सब जगह दिया हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिए एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव UR NCL EWS से हैं तो 1000 रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक है, इसका फॉर्म भरने का फी। आगे देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो अब एप्लीकेशन का मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, उसके लिए अलग से टाइम 26 से 30 तक जून दिया गया है। जैसे 19 जून तक तो फॉर्म ही भराएगा। और आगे देखते हैं, आगे हम लोग खोज रहे हैं कि CBT 2 का सिलेबस क्या क्या है। देखिए अभी तक तो आया नहीं है। CBT 2 का सिलेबस वो 120 नंबर का है। एक सेकंड देख लेते हैं। CBT 2 का जो सिलेबस है उसमें 24 नंबर, हाँ देखिए ये है हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ है। तो हेडक्वार्टर्स आप देख सकते हैं मुंबई में है, प्रयागराज में है, और उसके बाद ये स्टेशन कौन कौन सा है, किस किस स्टेशन पे, इतने सारे स्टेशन में कहीं आपको सर्विस देना पड़ेगा। देखिए CBT 2 के लिए 120 क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। उसके जैसे सिविल के लिए पार्ट 1 जनरल नॉलेज है, जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए 24 क्वेश्चन, और उसके बाद 96 क्वेश्चन जो होगा आपका, जैसे सिविल का है तो सिविल इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल है तो 96 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है। एग्जीक्यूटिव देखिए अभी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक है ऑपरेशन बिजनेस, तो ये बिजनेस एबिलिटी के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन तो इसी में मिला के, हाँ देखिए एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, तो इसमें था कि कोई भी बैचलर डिग्री वाला अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए आपको पूछा जाएगा जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशंस इत्यादि, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा 120 हो गया। अभी देख लेते हैं आगे। आगे तो वही है जैसे कि आपका IT का है तो 24 नंबर का जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग पूछा जाएगा। उसके बाद 96 नंबर का आपका IT से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ठीक है आगे देखते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, ठीक है, हाँ ठीक है। आगे देखते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, हाँ तो सबका वही है सिलेबस, तो आप भर सकते हैं। देखिए इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए एप्लीकेशन सबमिशन फ़ी
एप्लीकेशन सबमिशन फ़ी, हाँ जो यहाँ तो दिया है CC एवेन्यू से जो उसका सर्वर है, तो उसके अनुसार आपको पेड करना होगा। तो आगे मैं फॉर्म फिलअप का भी बताऊँगा कि कैसे कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है और कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।